हाँ, अभी आवाज क्लियर आ रही है? अगर अभी आवाज आए तो फिर बता देना, ठीक है? हाँ। अब देखो आगे। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में क्या आएगा? द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन मस्ट बी डेफामेटरी। सबसे पहली बात तो कोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होना चाहिए? वो डेफामेटरी होना चाहिए, ठीक है भैया, कि उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। मीनिंग इट टेंड्स टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब कि ऐसी कोई बात अगर बोल दी कि जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती नहीं हो रही है, तो वो डेफामेशन स्टेटमेंट नहीं होगा। जिस जिस बात से, जिस स्टेटमेंट से उसकी बेइज्जती हो रही है, वही क्या मानी जाएगी? डेफामेटरी स्टेटमेंट मानी जाएगी। whether a statement is defamatory depend how right thinking members of the society। भैया वो चीज भी मैटर करता है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, गलत गलत सोच रहे हैं कि अच्छा सोच रहे हैं। द डिफेंडेंट कैन नॉट यूज अ डिफेंस दैट द स्टेटमेंट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी डेफेमेटरी। सिंपल है कि भैया वो जो स्टेटमेंट बोली है उसको हर्ट करे, उसकी फीलिंग्स वगैरह को हर्ट किया हो, तो ही हम लोग उसे डेफोमेटरी मानेंगे। जैसे कई लोग होते हैं जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसे कुछ भी बोल लो फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो लेकिन वो बात नहीं है कि जिसे हर्ट हुआ है, हर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है भैया, फीलिंग्स को हर्ट होना बहुत जरूरी है, तो ही क्या होगा? डेफोमेटरी स्टेटमेंट मानी जाएगी। इसमें केस है राम जेठमलानी का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था? ये ना ये अच्छा ठीक है, ये इसी का नाम है, देखो, राम जेठमलानी वर्सेस स्वामी, ठीक है। इसे एक बार देख लेना, इसका नाम अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें क्या लिखा था? द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्टर स्वामी डिफेम्ड मिस्टर जेठमलानी बाय एलिजिंग दैट ही रिसीव्ड मनी। अब इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन था, एक पर्सन के ऊपर ना ये स्टेटमेंट किसी ने बोल दी थी कि तुमने क्या किया, कि तुमने ना किसी से रिश्वत ली है। क्या लिए? रिश्वत ली है। ऐसी स्टेटमेंट ना उसने सारी जगह फैला दी। ठीक है, कि उसने क्या किया, एक बार रीड करो कि द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्टर स्वामी डिफेम्ड। जो डॉक्टर स्वामी था उसने राम जेठमलानी के बारे में बोला कि इसने पैसा लिया है, कहां से? एक ऑर्गेनाइजेशन से। क्या करने के लिए? एक तमिलनाडु का एक सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसने पैसा खा लिया, मतलब कुछ होगा, है ना। तो फिर इसमें क्या बोला कि भैया यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ये क्या है? डेफेमेटरी है। समझ गए क्या? हैंड रेज कर दो। बात समझ आई क्या? कि इसमें ये जो बोली गई है स्टेटमेंट, ये क्या है? डेफेमेटरी है। इसमें एक और केस मैंने लिख दिया, वो यहाँ पे लिखना था कि अरविंद केजरीवाल का केस है। द कोर्ट हेल्ड द स्टेटमेंट मेड बाय अरविंद केजरीवाल एंड द 5 अदर लीडर्स वॉट डिफेमेटरी। कि इन्होंने भी, इनका कोई केस हुआ होगा तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोली होगी किसी के बारे में, तो बोलते कि वो भी क्या है? वो भी क्या मानी जाएगी? वो भी डेफेमेटरी मानी गई थी इस केस के अंदर। और उन्होंने फिर क्या किया था? उन्होंने फिर अपॉलॉजी किया था, मतलब माफी मांगी थी सामने वाली पार्टी से। क्लियर है क्या? दो केस कर लेना, इसे मैं हाईलाइट कर दूंगी, ये अरुण वर्सेस अरविंद केजरीवाल, ठीक है। ये नया ही केस है। क्लियर है क्या? दोनों केस आप लिख देना। और फिर है कम्युनिकेशन टू द थर्ड पार्टी। देखो अब इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल बात है कि क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन टू द थर्ड पार्टी होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के कुछ केस लॉज है, जैसे कि महेंद्र राम वर्सेस प्रसाद, है ना। द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल फॉर द सेंडिंग अ डेफेमेटरी लेटर टू द प्लेंटिफ रिटन इन उर्दू। अभी जो केस आपको बताया था ना, ये वही है। इसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिया था, तो वही सेम केस है कि इसमें एक पर्सन ने क्या किया था, सामने वाले इंसान के बारे में गलत लिखकर, उर्दू में गलत गलत गालियां लिखकर उसको दे दिया था। लेकिन उसने, उसे पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा है, तो उसने रीड करवाया किसी दूसरे पर्सन से। और फिर उसने केस लगाया कि भैया इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है ना, क्योंकि उसने रीड करके बताया उस लेटर को। तो वहां पर भी क्या माना गया था? डेफोमेशन माना गया था। हैंड रेस कर दो, केस का नाम याद रखोगे क्या? है ना। अब है टीवी रामासुभा वर्सेस एएमए, ठीक है। इसमें क्या था कि द कोर्ट हेल्ड द डिफेंडेंट लायबल फॉर द पब्लिशिंग अ स्टेटमेंट। अब इसके अंदर ना क्या कर दिया गया था? एक स्टेटमेंट को पब्लिश कर दिया गया, अ स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिफेम द प्लेंटिफ। अब इसमें क्या हुआ, एक ना ऐसी स्टेटमेंट बोली गई जिसकी वजह से वो डिफेम नहीं करना चाहते थे, मतलब उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसे ही जस्ट बोल दी थी। तो अब क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी,
अब इसमें ना एक आगे आएगा, टॉपिक आएगा, मतलब ये आप वैसे आप जर्नल नॉलेज के लिए याद रखना कि चाहे आपकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोला है तो उसे डेफोमेशन ही माना जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि उसने कुछ स्टेटमेंट दी, द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट लायबल फॉर पब्लिशिंग अ स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन। उसने एक स्टेटमेंट को पब्लिश कर दिया। द स्टेटमेंट मेंशन दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कैरिंग अ बिजनेस अगरबत्ती, मतलब कि वो एक बिजनेस को कैरी करता था, अगरबत्ती का उसका बिजनेस था। सब समझते हो ना अगरबत्ती क्या आता है। टू हैज बीन अरेस्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ स्मगलिंग। कहते उसने ना एक स्टेटमेंट दे दी, पब्लिश कर दी कि ये जो अगरबत्ती का ये जो बिजनेस करता है ना, ये स्मगलिंग के केस में से अरेस्ट किया गया था। ठीक है। द प्लेंटिफ वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल, ठीक है, कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस। एज a result of this statement their reputation was severely damaged। अब देखो उसने किया नहीं किया वो तो बाद की बात है, लेकिन आपने बोल तो दिया। समझ है कि मेरी बात, बोला तो है ना। अब मान के चलो कि इसमें शायद ऐसा कि उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया, झूठ उसने न्यूज छाप दी थी, तो फिर उसने फिर वही अपोलॉजी वगैरह करना, कंपनसेशन आ जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पर ये जो बात उसने बोली गई है ये क्या करती है, ये रेपुटेशन को डैमेज करती है। समझ गए क्या। कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी, अरे तीसरा पॉइंट भी तो लिखा था, कहाँ गया, कहाँ गया तीसरा। हम्म, चलो यही देख लेते हैं, हार्म टू रेपुटेशन, है ना, सिंपल है ये तो, मैंने शायद उस दिन भी लिखवाया था अगर मैंने उस दिन हार्म टू रेपुटेशन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। आई थिंक दीदी नहीं लिखवाया नहीं ये। लिखवाया ना, अभी लिखवा देती हूँ फिर, ठीक है, इसे प्लीज नोट डाउन कर लेना और ग्रुप में डालना। क्या सुनेगा क्या तू, और कुछ नहीं, ज्यादा ही उड़ रहे हैं ना। हाँ, अच्छा। चलो लिखो। harm to injury, harm to reputation। लिखो, defamatory statement is a one, defamatory statement is a one which tends to injure the reputation of the plaintiff, injure the reputation of the plaintiff। Defamation is the publication of a statement, defamation is the publication of a statement which tends to the lower a person in the, which tends to lower a person in the estimation, in the estimation of right thinking, right thinking members of society,
मेंबर्स, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी लिख लिया क्या? एक बार दोबारा भी रिपीट करूंगी, रीचेक कर लेना। देखो, defamatory statement is a one which tends to injure the reputation of the plaintiff. Defamation is the publication of a statement which tends to lower a person in the society, sorry, person in the estimation of right thinking members of society। लिख लिया क्या? हैंड रेज कर दो। दीदी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या? ऋषभ आपको आ रही है आवाज? हाँ जी मैम, आ रही है, क्लियर है। मतलब कम उनका आवाज, धीमी तो नेटवर्क नहीं आ इशू रही? होगा। गगन आप ऐसा करो, एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो यार। ऋषभ आपने लिख लिया? अभी आवाज क्लियर आ रही है? गगन, हाँ जी दीदी अब आ रही है, पर वो डेफिनेशन नहीं लिख पाई मैं जो आपने बोली थी, अच्छा आवाज नहीं क्लियर थी ना। ऋषभ आपने लिखी है डेफिनेशन या नहीं लिखी? नहीं मैम, मैंने लिखी नहीं। नहीं लिखी क्या? नहीं मैम, नहीं। क्यों? फिर क्लास में हूं क्यों? आप फिर क्लास में क्यों बैठे हो भाई, अगर नहीं लिख रहे हो तो? नहीं, एक्चुअली में मैम मैंने मतलब कवर अप नहीं किया हुआ, 4 दिन से मैंने छुट्टी पे था ना, तो अरे मेरे को यार अभी पता ये ही नहीं तो, कि क्या चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं अब मतलब छोटे बच्चे तो हो नहीं जो मैं डांटूं। चलो गगन मैं दोबारा बोलती हूँ, लिखो ठीक है। देखो, डेफामेटरी स्टेटमेंट इज अ वन, defamatory statement is a which one which tends to injure the reputation of the plaintiff, of the plaintiff, full stop। Defamation is the publication of a statement, publication of a statement which tends to lower a person, lower a person in the estimation of right thinking members of society, thinking members of society। लिख लिया, थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार रीचेक कर लेना। डेफामेटरी स्टेटमेंट इज अ वन व्हिच टेंड्स टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ। डेफामेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट व्हिच टेंड्स टू द लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये लास्ट वाले पॉइंट में आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक इसमें ना ऐसा करो, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो, 3 लिखवाए ना, 4th पॉइंट भी ऐड कर लो कि द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। ठीक है, ये ऐड कर लो, मतलब सिंपल है, अगर मैं ना भी लिखूं तो भी आप आराम से लिख सकते हो, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। समझ गए क्या? कि जो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो पब्लिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिश ना हो और आपने केस लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफेंस क्या लोगे, मान के चलो कि आपके ऊपर केस लगा दिया डेफोमेशन का, है ना, आपके ऊपर केस लगाया डेफोमेशन का, तो आप क्या बोलोगे, कौन कौन सा डिफेंस लोगे? पहला है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, मतलब कि आप बोलोगे कि मैंने तो सच्चाई बोली, और अगर वो चीज सच्चाई है तो आपको किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं होगी। फिर है फेयर कमेंट, क्या होगा, फेयर कमेंट, तो वही बात है कि अगर आपने सच बोला, फेयरली बोला, तो भी नो डैमेजेस। फिर है प्रिविलेजेस, फिर क्या है हमारे प्रिविलेजेस। अब प्रिविलेजेस में कुछ अलग पॉइंट है तो वो भी पढ़ते हैं। तो पहले देख लो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ अ ट्रूथ अंडर अ क्रिमिनल लॉ। देखो इसमें पहले बोलता कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें द स्टेटमेंट विच वॉज मेड वॉज अ ट्रू डज नॉट कम्स अंडर द डिफेंस। कहते क्रिमिनल लॉ में ये डिफेंस नहीं लिया जाता कि ये बात सच्ची है और झूठी है, लेकिन बोलते कि सिविल लॉ में इसे डिफेंस को लिया जाता है। किस डिफेंस को? इस डिफेंस को कि भाई ये जो बात मैंने बोली ये क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए कि क्रिमिनल लॉ में नहीं लिया जाता, लेकिन सिविल लॉ टॉट में इसे एज अ डिफेंस यूज किया जाता है बाय द डिफेंडेंट under civil law, merely showing the statement mentioned is a true statement, then person. The defendant argue that conviction was described with a substantial and the sufficient accuracy with the words so far. समझ आ गया क्या कि जो उसने वर्ड्स बोले वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। क्लियर है? हैंड रेज कर दो। फिर आगे है, ये मैं नोट्स आज आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, रात को अभी क्लास के बाद। ही कमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस ओपिनियन रेदर देन द असर्शन ऑफ द फैक्ट। कहते हैं कि इसमें ना फेयर कमेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ असर्शन नहीं। अब देखो मान के चलो कि उसने तो बोला कि भैया वो तो चोर है, ऐसा उसने कुछ बोल दिया या कुछ भी। अब उसने इसकी इसके साथ और भी कितनी सारी चीजें ऐड कर दी, वो चोर है, वो ये है वो। तो कहते हैं ऐसा नहीं भी, सिर्फ फेयर कमेंट होना, जो चीज बोली गई है आप सिर्फ उसी को कोर्ट में लेकर आओ, है ना, कोई और बात उसके साथ ऐड मत करो। तो ही कमेंट मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन rather than assertion the fact. The comment must be fair without any malice। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि इसने तो मेरे को चोर बोला, कोई बात नहीं, आपने चोर के साथ और पता नहीं कितनी सारी बातें मिला के कोर्ट को बता दी, और कोर्ट को बोलते कि भैया इसने तो मेरे डेफोमेशन किया, तो फिर वो आके क्या कहेगा कि भैया मैंने तो सिर्फ चोर बोला था, मैंने तो कुछ और बोला ही नहीं। तो कहते कि ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो इस चीज को चेक करेगा, इस चीज को देखेगा कि इसने जो बात कही है वो सिर्फ इतनी ही बात थी या ज्यादा, मतलब एक पॉइंट बोला कि क्या चीज बोली, वो सब देख कर ही क्या देगा, चेक करेगा, और फिर वो ये डिफेंस ले लेगा। डिफेंडेंट बोलेगा कि भैया मैंने तो सिर्फ ये बात बोली थी कि ये चोर है, लेकिन इसने बाकी बात जो है वो खुद से ऐड कर दी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बात समझ आई क्या? बात क्लियर है? फेयर कमेंट होना चाहिए। अब है प्रिविलेज, इन द सर्टेन ओकेजन, ध्यान से सुनना, कि वेयर लॉ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू फ्रीडम। अब ध्यान से सुनो, अब किसी ने कुछ बोल दिया, अब मान के चलो कि ये न्यूज वाले जो होते हैं ये बड़े बड़े एक्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, तो बोलते कि यहाँ पर जहां पर कानून ने लोगों को क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच दिया गया, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, राइट टू स्पीच का 19 के अंदर, ये सब। सो वेयर द प्लेंटिफ हैज अ राइट ऑफ अ रेपुटेशन, कहते हैं वेयर द प्लेंटिफ हैज अ राइट ऑफ रेपुटेशन लॉ ट्रीट्स दोस ओकेजन्स एज द प्रिविलेज्ड। दीज आर फर्दर टू टाइप्स, कहते हैं कि अब इसमें ना दो तरह के होते हैं, तो दो तरह के ये लिखे, एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो इसमें सिंपल बात है कि जहां पर कानून ने आपको क्या दिया गया, राइट दिया गया, बोलने का अधिकार है, आपको होगा कि भैया कानून ने कह रखा है कि आप ऐसी बात पब्लिश कर सकते हो, आप ऐसी बात बोल सकते हो, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप ये डिफेंस लोगे। क्या क्लियर है? हैंड रेज कर दो। बात समझ आ गई? फिर एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज का मतलब कोई नो एक्शन, that is that no action lies for defamatory statement even though, मतलब ध्यान से सुनो, कहते हैं कि एक्शन लेने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, तुमने तुमने एक्शन क्यों लिया, तुम कोर्ट में गए क्यों,
डिफेंडेंट ले रहा है ना इसको, डिफेंडेंट इसको यूज कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भैया तुम कोर्ट में गए क्यों, इतनी तो कोई बात भी नहीं थी, समझ गए क्या, इतनी तो कोई बात भी नहीं थी भैया। एब्सोल्यूट प्रिविलेज इज दैट नो एक्शन लाइज फॉर डेफामेटरी स्टेटमेंट, एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई ऐसी स्टेटमेंट के लिए, बात समझ गई क्या। दिस हैज बीन गिवन इन द पार्लियामेंट प्रिविलेज, कहते ये तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में भाई हम ये बात बोल रहे हैं, तो ये डेफामेटरी कैसे हो गई, समझ गए क्या। अब आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पार्लियामेंट में वो आपस में कितना बुरा बुरा बोलते एक दूसरे को, सारे मंत्री वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह है ना, मेंबर्स, सब एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। तो वो फिर वो तो हर हर इंसान फिर तो डेफर्मेशन लगा देगा, हर, क्योंकि भैया उन्हें तो बोलने का अधिकार मिला है ना, समझ गए क्या, हैंड रेज करो, बात समझ आई। तो वो इसका डिफेंस लेंगे, एब्सोल्यूट प्रिविलेज का। फिर दूसरा है क्वालिफाइड प्रिविलेज इज नेसेसरी एंड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर विदाउट, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी, मतलब यहाँ पे है कि आपने इंटेंशनली वो बात बोली, आपने इंटेंशनली वो बात बोली, लेकिन वहां पर आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि आपको राइट दिया गया वो बात बोलने का, तो आप बोल सकते हो। दूसरी चीज है यहाँ पर थोड़ा अलग है कि यहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं है, ठीक है, आपकी मेलाइज का मतलब आपकी गलत इंटेंशन नहीं है। द डिफेंडेंट हैज टू प्रूव द स्टेटमेंट वाज मेड ऑन द प्रिविलेज ओकेजन फेयरली, मतलब कि अब यहाँ पर डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो स्टेटमेंट बोली है वो फेयरली, बिल्कुल सही बोली है, समझ गए क्या, दोनों में फर्क पता चल गया, ऊपर इंटेंशन वर्ड आएगा और नीचे इंटेंशन वर्ड नहीं आएगा, क्लियर है। यहाँ पे लिख लो, मेलाइज का मतलब क्या होता है, इंटेंशन। भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी एक बार एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी पहले वाली, तो एक बार दोबारा से एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं ना कि डेफर्मेशन क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। डेफर्मेशन एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि हार्म करती है पर्सन के रेपुटेशन को, इसके 3 या 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो अभी क्या है, टाइप्स इसके 2 हैं, लीबल और सिलेंडर। लीबल का मतलब क्या होता है कि जो कि एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में होता है, परमानेंट फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग और प्रिंटिंग। फिर है सिलेंडर कि जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो वो बाय वर्ड्स है, बोल कर आप कर रहे हो, तो सिंपल बात है कि जो वर्ड्स बोले हैं वो 1 या 2 पर्सन के पास ही होंगे, हर इंसान को तो नहीं जाके वो बोलेगा, है ना। लेकिन ये वाली चीज क्या है, ये परमानेंट है, राइटिंग और प्रिंटिंग परमानेंट है, स्पोकन बाय वर्ड्स परमानेंट नहीं है, तो इसे स्लेंडर और लीबल। इसके 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी होना चाहिए, हार्म टू रेपुटेशन होना चाहिए, भैया उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। फिर राम जेठमलानी का केस कराया कि इसके अंदर इससे कहा गया था कि इसने पैसा लिया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहते हैं ये गलत है कि भैया ऐसा कुछ नहीं। फिर अरविंद केजरीवाल का केस है कि जिसमें उसने अपॉलॉजी, माफी मांगी थी, उसने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन टू द थर्ड पार्टी, एक ये केस था महेंद्र राम का कि जिसमें उसने उर्दू में लेटर लिख के उसकी बेइज्जती करी, उसने किसी और से लेटर पढ़वा लिया तो बेइज्जती हो गई। फिर इसमें क्या था कि उसने उसके बिजनेस के बारे में बोला कि भैया ये अगरबत्ती का बिजनेस करता है और ये साथ में स्मगलिंग भी करता है, ठीक है। फिर मैंने डिफेंसेस आपको पढ़ाए, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, फेयर कमेंट और प्रिविलेज। इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसी डेफर्मेशन में, इनवेंडो, मतलब जैसे मर्जी बोल लो, इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या करना, इंसल्ट करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट इंसल्ट करना। इनडायरेक्ट का मतलब कि ए इज लाइक अ फादर, ए इज लाइक अ फादर, कि जो ए है वो अपने पिता की तरह ही है, तो इसका मतलब कि दैट ही इज अ चीट लाइक हिज फादर, कि भैया उसके फादर क्या करते हैं, उसके फादर चीटर है, तो उसे बोल रहा है कि भैया तू भी चीटर है अपने फादर की तरह। तो ये ऐसे इनडायरेक्ट वे से क्या करना, बेइज्जती करना। द स्टेटमेंट में बी प्राइमा फेसी बी इनोसेंट, कहते मतलब अगर हम देखें कि तुम अपने फादर की तरह हो, तो भैया उसके फादर अच्छे भी तो हो सकते हैं ना, समझ गए क्या, उसके फादर अच्छे भी तो हो सकते हैं। तो लेकिन बोलता कि वो है, बोल मतलब है तो वो इनोसेंट वे में बोला गया कि तुम अपने फादर की तरह हो। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इसका दूसरा मतलब निकालें, मतलब दूसरा मतलब निकालें, सो इट मे बी कंसीडर टू बी अ डेफोमेटरी,
समझ आया क्या? गगन बात समझ आई? हैंड रेज करो, है ना? अब अगर हम उसका दूसरा मतलब निकालने की भैया इसने तो गलत वे में बोला, तो हम क्या करें? हम तो फिर उस पे केस लगा देंगे, भैया तूने ऐसे बोला क्यों? बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसे ऐड ऑन कर देना। और आफ्टर दी एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट लिखोगे तो उसके बाद ऐड करना, डिफेंस से पहले ऐड करना। क्लियर है? जैसे कि द लेडी हैज गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड इज अ डेफामेटरी व्हेन द लेडी इज अनमैरिड। अब कोई किसी लड़की के बारे में बोल दे कि भैया उसने तो बर्थ दिया एक बच्चे को, लेकिन वो अभी अनमैरिड है, तो भैया उसकी तो बेइज्जती है ना। हैंड रेज करो। क्या क्लियर है? इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्या करना, इनडायरेक्ट बेइज्जती करना। तो ये यहाँ पर हमारा डेफर्मेशन का कंसेप्ट खत्म है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। इसमें यही क्वेश्चन आता है कि भैया डिफेंसेस बताओ, एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ। मुझे और, मैं आज पढ़ूंगी या कल पढ़ूंगी, मुझे और चीज लगेगी ऐड करने की तो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है? अभी क्या करो,